तो भाई अनबॉक्सिंग बहुत बढ़िया चल रही है हमारी। ठीक है, अनबॉक्सिंग क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि भाई पेपर पूरा लीक नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूं कि धीरे धीरे करके ना तुम्हें पता लग जाए कि पेपर बना इन्हीं टॉपिक से था। ठीक है, बट हमने तो पूरी बुक पढ़ ली थी, तो अब भाई अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीफ में लाओ और पूरी बुक को छोड़ के सिर्फ जो जो क्वेश्चन जो जो कंसेप्ट बताता जा रहा हूं ना उनको बस एक बार टिक करते जाओ कि ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बस खत्म। इतना अगर पढ़ लिया तो भाई पेपर देने के लिए क्या रहोगे आप लोग? रेडी रहोगे। ठीक है, पार्ट बी की अनबॉक्सिंग हमने कर ली थी। ठीक है, कि उन चारों चैप्टर में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जिसमें से क्या क्या आपके चैप्टर में पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब मैं पार्ट ए के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, और ये है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर 8 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लिए सबसे छोटा और बच्चों वाला चैप्टर रहा हमेशा से। चैप्टर 8 का नाम क्या है भाई हमारे लिए? कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोलिंग में से सबसे पहले भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिलेशन। ठीक है, रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग के बीच में। कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसमें से, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, कि बताओ कैसे कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है और प्लानिंग का भी सेम चीज। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये रिलेशनशिप का पार्ट है। उसके बाद मैं बात करूं, एक आता है हमारे पास एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन, और डेविएशन भाई देखा जाए एनालाइज करने के बाद दो तरीके की निकलती है, एक सीपीसी और एक एमबीई। ठीक है, और सीपीसी और एमबीई के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। क्या करके जाएंगे? पढ़ के जाएंगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद कंट्रोलिंग का प्रोसेस, भाई किसी की किस्मत अगर अच्छी हुई ना तो भाई आ जाएगा पूरा छापने को, वो भी 6 नंबर का। ठीक है, पढ़ के जाना है, स्टेप्स आपने याद रखने हैं। और लास्ट आपके पास आता है भाई डेविएशन। ठीक है, इसके चांसेस भाई वैसे 50-50% रहते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार का 50-100 बन जाए। ठीक है, डेविएशन जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं भी लग सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपके चैप्टर 8 का काम। उसके बाद मैं बताता हूं आपको चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से जरूरी क्या क्या है एक बार वो देखो। सबसे पहले भाई हमें इसमें देखने को मिलेगा भाई डेलीगेशन, तो इसका पार्ट नहीं है वैसे, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक बार उसका डिफरेंस जरूर देख लेना। लेकिन सबसे जरूरी चीज भाई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें क्या क्या? फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल आप लोग देख के जाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, बैरियर से क्वेश्चन बनता जरूर है भाई, केस स्टडी बन जाती है बैरियर से। ठीक है, और उसके पार्ट आपने देख के जाने हैं। और नेक्स्ट आपके पास आता है भाई, इसकी तो मैं पूजा करूं, ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है ना, ये मेरे पेपर में भी आई थी। ठीक है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पेपर में आती है, और भाई केस स्टडी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन छाप दिया जाता है, लो बेटा ले जाओ 6 नंबर पूरे। ठीक है, तो आप भी अपने दिमाग में छाप लो। ठीक है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आपने याद करके जानी है ढंग से। उसके बाद आता है भाई फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपके। ठीक है, जिसमें आपको मोटिवेशन पढ़ना पड़ेगा, मोटिवेशन को पढ़ लेना। ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंस वगैरह देख लेना, और साथ में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देख लेना। इसमें क्या होता है, इससे केस स्टडी बनती है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आपके पास आता है भाई लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप और उसके स्टाइल्स। ठीक है, लीडरशिप को आप देख के जाएंगे, और उसके स्टाइल्स भी, और मतलब टाइप जिनको बोला जाता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, इनको एक बार देख लेना। क्लियर है ये चीज? उसके बाद आपको क्या मिलता है भाई, हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। किस पे आ जाते हैं? चैप्टर नंबर 6, सबसे बकवास चैप्टर, स्टाफिंग। ठीक है, मतलब बकवास लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज भाई सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस भाई मैं तो कहता हूं ये ना है, इसके ना बहुत सारे टेस्ट हैं यार। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्टाफिंग भी पढ़ के जाएंगे, और सीबीएसई वालों से भी उम्मीद है मुझे कि वो स्टाफिंग प्रोसेस आपके पेपर में जरूर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, जैसे ऑन द जॉब के कौन कौन से? अप्रेंटिसशिप हो गया, इंटर्नशिप हो गया। ऑफ द जॉब में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गई, वेस्टिब्यूल के बारे में भाई देख के जाना। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई चीजें। उसके बाद स्टाफिंग का प्रोसेस तो आप लोग देख ही लेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाई हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 कौन सा हमारा? ये है हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर नंबर 5 हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या जरूरी लगता है आपको भाई? मुझे तो लगता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लिख के दे रहा हूं, कहीं साइन ले लो, ये आएगा पेपर में। ठीक है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसको अभी से देख लो,
ठीक है, और अभी से देखोगे और एक बार पेपर में भी आपको दिखेगा डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आपके पास है भाई यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गए आपके पास। फिर हो गए फंक्शनल और डिविजनल। ठीक है, फंक्शनल एंड डिविजनल, इनके बारे में भाई आपको लोग देख के जाना अच्छे से। उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। कम चांसेस है, लेकिन अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मतलब 3 साइड बनेंगे तो तीनों में एक ना एक प्रोसेस आपको जरूर टकराना है। क्लियर, तो एक का तो मैं चांसेस देता हूं कि भाई वो कंट्रोलिंग प्रोसेस होगा, दूसरा इन दोनों में से कोई एक होगा, और तीसरे में पक्का होगा प्लानिंग प्रोसेस। क्लियर, तो यहाँ पे चॉइस यहाँ पे बन रही है, ये और ये तो पक्के हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग तो पक्के हैं भाई, एक ना एक आएगा ही आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है भाई चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 बच्चों का सबसे प्यारा चैप्टर, जिसको मतलब समझना तो बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन इसमें से जरूरी क्या क्या है, सबसे पहले भाई लिमिटेशन, प्लानिंग की लिमिटेशंस आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्लानिंग की लिमिटेशंस, अच्छे से दिमाग में डाल लो अभी से। उसके बाद इसके फीचर्स देख लेना, फीचर्स या इंपॉर्टेंस जिसको हम बोलते हैं, फीचर या इंपॉर्टेंस ऊपर ऊपर से देख लेना, काम आएगी आपके। फिर इसका प्रोसेस, मैंने बोला कि जैसे कंट्रोलिंग और प्लानिंग ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ना आधा पेपर तो ना सीबीएसई प्लानिंग प्रोसेस प्लानिंग से और कंट्रोलिंग से उठा लेती है, ताकि बच्चे खुश रहें। ठीक है, पार्ट ए करते टाइम उन्हें मजा आए। उसके बाद आप देखोगे हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान, भाई इसमें से केस स्टडी आ जाती है, पूरा एक पेज ही भरा होता है, उसमें से पहचानो क्यूटिंग द लाइंस करके कि कौन सी लाइन में कौन सा प्लान लग रहा है, जैसे रूल्स, बजट, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सारी चीजें, प्रोसीजर, प्रोग्राम, तो ये चारों चीजें आप इसमें से करके जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 आता है हमारे पास बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी डायमेंशन, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, केस स्टडी बन जाती है। तो आप डायमेंशंस पढ़ के जाएंगे इसकी, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्लियर है ये चीज। उसके बाद आप पढ़ के जाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज वगैरह दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और लास्ट आप पढ़ के एक बार देख के जाएंगे डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, क्योंकि इससे बनता है आपका एमसीक्यू। ठीक है, कब हुआ था, क्यों किया था, ये सब देख लेना आप एक बार। क्लियर, अब हमारे पास चैप्टर 2 और चैप्टर 1 बचते हैं सिर्फ। और देखा जाए ना, इनको मैंने क्यों छोड़ दिया, देखो ब्लैक बोर्ड ने भी इसके लिए जगह नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि भाई पेपर में भी जगह नहीं बचेगी इन चैप्टर्स के लिए, हर जगह घुसेंगे, अपनी नाक घुसाना इनके लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। तो आधी बुक की तो अनबॉक्सिंग आपकी हो ही गई है, थोड़े 2 चैप्टर की और बची है, फिर पूरा पेपर ही भाई अनबॉक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो तो भाई अब हमारे पास बचे हमारे 2 चैप्टर। ठीक है, इन 2 चैप्टर को भी देख लेते हैं, उसके बाद भाई पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, ये अनबॉक्सिंग वगैरह तो चलती रहेगी। ठीक है, देखो ध्यान से जरा, चैप्टर नंबर 1 हमारा आता है भाई नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये नेचर और सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, इसको आपने देख लेना है अच्छे से। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को सही से पता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इसमें क्या है, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। भाई 4th हमारे पास आएगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, इससे भी केस स्टडी बन जाती है, तो इस टॉपिक को तो पूरा पढ़ के जाना है आपने। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप इसकी पढ़ने बैठोगे तो मल्टी डायमेंशनल को तो ध्यान से देख लेना, इसको मत जाने देना कहीं पे। ठीक है, वर्क, पीपल और उसका ऑपरेशन वाला। उसके बाद इंटेंजिबल फोर्स वाला। ठीक है, तो इसकी पहचान याद रखना, बस इतना सा आपके चैप्टर 1 से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसे देखोगे, उसके बाद तब तक हम आ जाएंगे भाई चैप्टर नंबर 2 पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज फ्यूल के आप जो करके जाओगे वो है आपके क्या, 14 प्रिंसिपल। ठीक है, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करा तो भाई कुछ भी नहीं करा आपने। फ्यूल के क्या, 14 प्रिंसिपल्स। इसको जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए किस पे, एस्पिरिट डे कॉर्प्स पे, एस्पिरिट डे कॉर्प्स पे, स्केलर चेन पे, उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क पे, डिवीजन ऑफ वर्क, और लास्ट में और देखा जाए हमारे पास क्या, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इक्विटी की बात कर लूं। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन भी देख के जाना। ठीक है, इन सब
में से ना चीजें ज्यादातर बनती है, मोस्टली जो भाई रिपीटेड रहे हैं ये रहे हैं। हो सकता है आप कुछ नया ले आओ, तो इससे पहले कि भाई कुछ नया है तो आप ये देख के जाना। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, अगर मैं FW टेलर की बात करूं तो भाई ये कुछ नया लेके आते हैं, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। और अगर मैं बात करूं भाई इसके पास आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी बहुत बढ़िया लगता है इनको, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसके बाद साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक्स, इनके ऊपर भी प्रॉपर ध्यान होना चाहिए आपके, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, ये भी देख लेना आपको, वर्क स्टडी भी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय टेलर और बाय फ्योल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, ये मैंने वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि FW टेलर की अगर हम बात करें और फ्योल की बात करें तो इनके प्रिंसिपल एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हैं, ये चीज स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप प्रिंसिपल्स के नेचर फीचर को एक बार देख लेना, कोई भी 3 आ जाएंगे, 6 नंबर आपके पक्के हैं, क्लियर। तो यहां पर तो भाई मैंने आपके पूरे ही सिलेबस पार्ट ए और पार्ट बी की क्या कर दी है, अनबॉक्सिंग कर दी है। अब बारी है भाई आप लोगों की पेपर में फोड़ने की, ठीक है। आप पेपर में जाओगे इन टॉपिक्स को सही से करके जाना है, क्योंकि मैंने आपको वो टॉपिक्स बता दिए जो पेपर में आने वाले हैं इस बार, ठीक है। ज्यादातर मतलब 90 से 95% इसी में से आने वाला है, ठीक है। MCQ की गारंटी मैं ले नहीं रहा क्योंकि वो हर बार बदलते हैं, लेकिन इतना बता देता हूं 20 में से कम 12 से 15 MCQ इसी टॉपिक से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जितना भी पढ़ लिया अभी तक बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, ठीक है। मैं तो बोलता हूं भाई तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, रात दिन की मेहनत करी है, ठीक है। इन 4-5 दिनों के बीच में फिजिकल से लेकर अब तक, फिजिकली नहीं सिर्फ मेंटली भी आपने बहुत मेहनत कर ली है। अब मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि जितना कर लिया उतना कर लिया, पूरे बुक को देख के बार बार टेंशन में मत आओ, ठीक है। अब आप क्या करो, इन टॉपिक्स को बस टिक करते जाओ कि ये मैंने कर लिया है अच्छे से, इनमें से कहीं से आ गया तो भाई किसी के बस की नहीं है कि मेरा आंसर गलत कर दे, इतना कॉन्फिडेंस रखो, उसके बाद बात खत्म, ठीक है। तो इनको करो, उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।